तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो लास्ट जो बचा हुआ थोड़ा सा टॉपिक था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन सा टॉपिक है तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका ये जो कैसे किस तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उसकी बात करते हैं और उसको हम देखेंगे किस तरीके से वो काम कर रहा था। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केस में यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने, उसका मतलब क्या है, अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते तो जो वेलोसिटी है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम का, वो पहले तो बढ़ेगा। जब तक एक्टिव साइट सारी फिल नहीं हो जाएंगी तब तक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगी, सैचुरेट हो जाएंगी सबस्ट्रेट से, तब क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप सबस्ट्रेट आप चाहे जितना डालो कोई काम करना नहीं उसको। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप अगर उसमें डालोगे सबस्ट्रेट तो अब उसके पास एक्टिव साइट पे बाइंड करने की कैपेबिलिटी है ही नहीं। यानी कि कुल मिला के अगर देखोगे आप तो वहां पर एंजाइम्स के पास जितनी एक्टिव साइट्स थी सारी फिल हो चुकी हैं सबस्ट्रेट से। अब आप एडिशनल अगर सबस्ट्रेट डाल रहे हो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बोलेंगे किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो विद द इंक्रीज in substrate, with the increase in substrate concentration, the velocity यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो कह रहा द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन rises at first। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये वाला देखिए। हम एंजाइम के साथ में क्या सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा ये देखिए बिल्कुल एकदम लास्ट में तो ये सैचुरेट होगा कि नहीं, यानी कि इस जगह पे अब सारी एक्टिव साइट्स जो थी एंजाइम की वो फिल हो चुकी हैं। किससे? आप बोलोगे सबस्ट्रेट से, है ना। अब सबस्ट्रेट से अगर फिल हो चुकी हैं तो अब इसके पास स्पेस ही नहीं है कि ये एक्टिव साइट को और ज्यादा बाइंड कर पाए। ठीक, तो ये आपका कहानी हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केस। अब देखिए जो रिएक्शन है, आगे हम बोलेंगे दूसरे पॉइंट में, द रिएक्शन अल्टीमेटली reaches a maximum velocity यानी कि V max की बात कर रहे हैं, which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate, because क्यों ऐसा होगा? नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एंजाइम का फ्री ही नहीं है तो सबस्ट्रेट आके बाइंड कहां पर करेगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर कहानी ही नहीं पड़ेगी। तो वही चीज तो मैं बोला कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, एक्सीड कर दिया, तो आप बोलोगे रेट ऑफ वेलोसिटी जो है वो पहले तो इंक्रीज करेगी, राइज करेगी शुरुआत में, लेकिन जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी सबस्ट्रेट से तो जो रिएक्शन होगी अल्टीमेटली वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, जिसको हम वी मैक्स बोलेंगे।
अब आप चाहे जितना सबस्ट्रेट बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट फ्री नहीं है जिससे कि उस सबस्ट्रेट को बाइंड करके और ज्यादा प्रोडक्ट को बना पाए। तो वही लिखा मैंने दूसरे पॉइंट में, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate because no free enzyme molecule occurs। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? Yes sir। क्लियर है बेटा सभी को? Yes sir। ठीक है। अब Km अगर पूछे कोई आपसे कि Km क्या है भाई, Km बताओ क्या है, तो Km क्या है, आप बोलोगे सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन एट विच Vmax अटेन हाफ। क्या है? आप बोलोगे सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच any enzyme achieve their half of Vmax। तो देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जहां पर Vmax का क्या हो रहा है, हाफ अटेन किया जा रहा है, इसी को तुम Vmax हाफ बोल रहे हैं। तो वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जहां जो वेलोसिटी है उसका आधा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द जो है Km वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। 4 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो 4 क्वेश्चन का पूरा अल्टीमेट था, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और उसमें मिला के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो अच्छे से आप लोग तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। ओके, अब किसी का कोई डाउट हो, जितने भी लोग हो वो बताओ, वो मैं बता दूं एक एक करके। सर एनिमल किंगडम की क्वेश्चन क्या बेटा? एनिमल किंगडम की क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अच्छा, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन, ठीक है। और कोई? सर रिवीजन लेक्चर लगा लो जिसमें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। तो एनिमल किंगडम का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका और वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है सर उसकी वेटेज सर कितनी मेरे को न्यूरल वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा। न्यूरल वाला बेटा चैप्टर मुश्किल है थोड़ा, उसको पढ़ाएंगे तो उसमें लेक्चर लग जाएगा, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। और सर डायस्टोल और ये सर इसमें भी हो रहा है, कार्डिक साइकिल में थोड़ा सा, मतलब ज्यादातर ईसीजी में हो रहा है सर। साइकिल में चलो, अच्छा ईसीजी में भी हो रहा है, तो क्या करना है बताओ, फिर वही करवाएंगे जो आप बोलोगे। पहले कार्डियक साइकिल पढ़ना है। यस सर, 30 पढ़ा दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, कार्डियक साइकिल करवा देते हैं। और आपका ईसीजी है ना? यस सर। ठीक है, कार्डियक साइकिल में करवाया जाएगा। सर क्योंकि मैं उसके क्वेश्चंस भी बना रही हूँ तो सर वो गलत ही हुए जा रहे हैं बार बार। कोई नहीं, अभी बन जाएगा, टेंशन मत लो। 1 मिनट दो मुझे, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 थैंक यू मिनट्स। सर। पानी पी लेते हैं, बस स्टार्ट। चलो तो देखते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल। ठीक है, सभी लोग हो? यस सर।
हाँ, और किससे क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके कार्डियक साइकिल के? यस सर, मैं से चलो तो सभी के नहीं हो रहेंगे ऑलमोस्ट। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल सबसे पहले आप बोलोगे होता क्या है। तो एक पूरा साइकिल जिसमें वो क्या करता है, ब्लड को एक बार में फ्लो करता है, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक हार्ट बीट की आप बात करोगे, एक हार्ट बीट अगर देखोगे आप, एक हार्ट बीट की अगर बेटा बात करोगे, तो वो लगभग कितना होता है बोलोगे, 60/72, 60/72, यानी कि आपका आएगा 0.8 सेकेंड, आएगा 0.8 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, तो आप क्या करोगे, हार्ट बीट हमारा, एक हार्ट बीट जो है वो हमारा किसके बराबर है, एक कार्डियक साइकिल के बराबर, यानी कि 0.8 सेकेंड लगता है उसमें। तो हम टाइम से जितनी बार हमारा जो हार्ट बीट करता है उसको हम क्या करते हैं, 72 टाइम्स करता है कि नहीं 1 मिनट में, तो हमारा पूरा टाइम जो आ जाएगा एक कार्डियक साइकिल का वो कितना है, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो कार्डियक साइकिल आप अब ऐसे बोल सकते हो कि कार्डियक साइकिल, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, कार्डियक साइकिल, और ये करने के बाद इसके क्वेश्चन जरूर करना। अच्छा, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस किए कि नहीं किए सभी ने? यस सर। हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। हो रहे हैं सबसे? सर हाँ, मतलब हो रहे हैं थोड़े बहुत हाँ टाइम। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम होने चाहिए 70-80%। देखिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल के पास में एक हार्ट बीट होता है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? या आप बोल सकते हो वन वन कॉन्ट्रैक्शन, वन कॉन्ट्रैक्शन, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation, one contraction and relaxation of the cardiac muscles। तो कार्डियक मसल्स का एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। तो आप ऐसे याद रखो, इसके लिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, आप एससी याद रखो, एससी, सिस्टोल और ये कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोल को ही हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में सिस्टोल बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 हार्ट बीट, या इसको बोलते हो एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। एक बार कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स होना क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे ड्यूरिंग the heartbeat, during the heartbeat there is contraction and relaxation, contraction and relaxation of atria and ventricle। तो होता क्या है यहां पर, आप बोलोगे ड्यूरिंग द हार्ट बीट के समय पे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और रिलैक्सेशन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के टाइम पे एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जब बोथ, क्या बोलोगे आप, एट्रिया, बोथ एट्रिया एंड आप बोलोगे वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल are in diastolic or relaxed stage या phase known as
तब इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। यानी कि वो टाइम कार्डियक साइकिल का जहां पर एट्रिया और आपके जो वेंट्रिकल हैं दोनों एक साथ में रिलैक्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं बच्चों, जॉइंट डायस्टोल। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने बता दी आपको जो है इसके केस में, कार्डियक साइकिल के केस में। अब हम चलते हैं, इसको समझते हैं कि ये 0.8 सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले बेटा हम एक गोला बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 0.8 सेकेंड में। ऐसे एक अंदर गोला बनाया मैंने, एक बाहर गोला बनाया, और ये मैंने डिवाइड कर लिया इसको 0.8 सेकेंड में। तो देखिए 0.1 सेकेंड ये हो गया, 0.1 सेकेंड ये हो गया, 0.1 सेकेंड ये हो गया, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 एंड 0.1। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अगर टाइम देखो आप 0.8 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए बाहर वाले जो रिंग है, ये वाली रिंग, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, तो आउटर रिंग है एक हमारे पास और एक इनर रिंग है। एक कैसी है, आउटर रिंग है, और एक कैसी है, इनर रिंग। तो आउटर और इनर रिंग की जब बात करोगे तो आउटर रिंग जो है वो क्या दिखाएगी, वेंट्रिकुलर साइकिल दिखाएगी। तो वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वेंट्रिकुलर साइकिल दिखाएगा। दूसरा देखो, वेंट्रिकुलर साइकिल के बाद में इनर रिंग की बात करोगे तो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा एट्रियल साइकिल। एक वेंट्रिकुलर साइकिल हो गया, इनर रिंग वाला क्या होगा, एट्रियल साइकिल हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए शुरुआती जो दौर है यहाँ पर हम देखेंगे वो कहाँ से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले हम इनर रिंग की तरफ चलते हैं, और जो है पहले आउटर रिंग की ही तरफ देख लेते हैं हम लोग। ये हमने मान लिया यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है कि जो है आउटर रिंग को वेंट्रिकुलर साइकिल बोला है, हमने मान लिया ये आपका यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है ये। ठीक है, तो आउटर रिंग में आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो हम इसको ऐसे शेडेड पार्ट से बना लेंगे, ऐसे दिखा देंगे, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला पार्ट आप देखिए जो मैं ये बताने जा रहा हूँ। हमने बोला सबसे पहले जो फेज आएगी वो कौन सी आएगी, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल का क्या मैंने बोला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं वेंट्रिकल का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये तो हुआ। अब देखिए ये मान लिया हमने हार्ट है हमारे पास, यहाँ पर हार्ट बना लेते हैं। रफली मैं बता रहा हूँ आपको, डायग्राम की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ। ये हार्ट हमने बना लिया। यहाँ पर बेटा आप देखोगे ये हमारे पास क्या है, आप बोलोगे ये हमारा एसए नोड है, और यहाँ पर आप बोलते हो ये क्या होता है, हमारा एबी नोड होता है। ये एसए नोड, ये एबी नोड, और इसके बीच में ये ऐसे जंक्शन होता है, और यहाँ से निकले होते हैं पुर्किंजे फाइबर, और ये ऐसे फैले होते हैं आपके वेंट्रिकल्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे तो होगा क्या, जो एवी नोड है यहाँ से क्या होगा, आप बोलोगे इसका डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ऑटोरिदमिसिटी होती है। खुद ये नोडल टिश्यूज हैं मसल्स के बने हुए जो खुद क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेशन करवाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोरिदमी। ठीक है, तो एवी नोड का एक्शन पोटेंशियल हुआ, और एक्शन पोटेंशियल यानी कि डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, करंट ये फ्लो करेगा कि नहीं करेगा पूरे वेंट्रिकल में,
तो ये वेंट्रिकल क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट करना। देखिए, तो जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टोल। तो वीएस से हम दिखा सकते हैं इसको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितने टाइम तक चलेगा, तो आप बोलोगे 1 2 3, यानी कि 0.3 सेकेंड तक। 1 2 3 है कि नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इतना पार्ट, इतना टाइम जो कार्डियक साइकिल का है, वो किसमें गुजर जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जुड़ जाएगा। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होगे क्या, एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हो जाएगा, वेंट्रिकल को सिस्टोलिक करवाएगा, सिस्टोल करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वैसे देखिए क्या होगा, आप बोलोगे ब्लड यहाँ पर भरा हुआ होगा, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ होगा सब पूरा अंदर इसके, अब ब्लड भरा हुआ होगा। तो बेटा जैसे ये ब्लड जो है, आप देखोगे यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या लगा होता है, एओर्टा लगा होता है। ये क्या लगा होता है, एओर्टा। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, कुछ वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एवी वॉल, वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो है ये वाला देखिए, जो ब्लड है इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर वेंट्रिकल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर बेटा क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। और जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, वैसे ही आप बोलोगे क्या होगा, आप बोलोगे एबी वॉल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ओपन थे पहले, अब क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जैसे क्लोज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बंद, ऊपर से ब्लड आना बंद। अब क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो ये बैक फ्लो हो जाएगा, ये ब्लड इतना कसके जो है पंप करता है कि ये क्या करेगा, ये ओपन होगा तो ये यहाँ आ जाएगा ब्लड, यहाँ जो पहुंचा ब्लड यहाँ आ जाएगा, तो इसको रोकना है। तो एवी वॉल क्या करते हैं, जैसे ये क्लोज होंगे, एक आवाज आता है जिसको हम बोलते हैं लब। कौन सी आवाज आती है, लब, फर्स्ट साउंड ऑफ लब, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे ये साउंड आएगा, ये होंगे, और वैसे उसके बाद तुरंत क्या होगा, आप बोलोगे जो एओर्टा है उसके सेमी लूनर वॉल जो थे वो ओपन हो जाएंगे। एओर्टा में क्या हुआ, सेमी लूनर वॉल कहाँ होते हैं, सेमी लूनर वॉल यहाँ पर होंगे, एओर्टा के पास में, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब ब्लड कहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, आगे सर्कुलेशन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, इतना समझ में आया कि नहीं। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। अब बेटा जब आप देख रहे थे वेंट्रिकल में, जब आप बोल रहे थे कि एंड ऑफ सिस्टोल या एंड ऑफ डायस्टोल, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोल जो था उस समय, डायस्टोल के एकदम लास्ट में कितना ब्लड था, वॉल्यूम कितना था ब्लड का, तो आप बोलोगे 120 ml। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने बोला कि वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट नहीं किए थे, यानी कि ये बिल्कुल जस्ट कॉन्ट्रैक्शन से पहले, इनके अंदर ब्लड कितना था, 120 ml ब्लड था इनके पास। कितना था, 120 ml ब्लड था। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं। सर मुझे नहीं आई। बेटा मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जस्ट शुरू होने से पहले ही वेंट्रिकल में कितना ब्लड था, उसको हम बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, तो वही मैंने बोला एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था 120 ml, इतना था हमारे पास हार्ट में। अब देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में डायस्टोल जब खत्म हो गया, सिस्टोल खत्म हो गया, तब कितना बचा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो सिस्टोल के लास्ट में जो वॉल्यूम इसमें बचेगा उसको हम बोलते हैं, कितना बचेगा, 50 ml बचेगा। कितना बचेगा, 50 ml ऑफ ब्लड बचेगा। तो जो निकल गया वो कितना ब्लड था, वॉल्यूम कितना निकला, वॉल्यूम, तो आप बोलोगे ईडीवी
माइनस ESV कितना आ जाएगा 70 ml, क्या आ जाएगा 70 ml। यानी कि अगर हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमारा जितना इजेक्ट हुआ ईच जो है वेंट्रिकल से, क्या जो आपका क्या बोलते हैं उसको ब्लड, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द क्या बोलेंगे, आप बोलोगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एसवी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आई ये बात? यस सर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्डियक आउटपुट बताओ, क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, जोड़ दो। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट 72 इंटू 70 ml, तो इज इक्वल टू CO कितना आ जाएगा, लगभग 5 लीटर के आसपास। समझ में आया? यस सर। तो इतना काम होता है हमारा किसमें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। क्लियर है भाई सब लोगों को? यस सर। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो आपका जैसे ब्लड हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उस समय इसमें एट्रिया में भी तो ब्लड भर रहा होगा, धीरे धीरे भर रहा होगा कि नहीं भर रहा होगा, है कि नहीं? एट्रिया में भी ब्लड भर रहा होगा। तो अब ब्लड जब भरने की बात आती है, जब फिलिंग की बात आती है, तो फिलिंग कैसे होता है, तो वो बात हम करते हैं। तो फिलिंग में आप क्या देखोगे, यहाँ पर होता क्या है कि फिलिंग के टाइम पे ये रिलैक्स स्टेज में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे ये ब्लड क्या हो जाता है, फिल हो जाता है वेंट्रिकल में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड फिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इतना क्लियर है कि नहीं जितना मैंने बताया अभी तक? यस सर। हाँ, तो अब देखो पहला साउंड भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखेंगे, अब इसके बाद में आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा क्या, आप बोलोगे किसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एक टाइम होगा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर ब्लड भर जाएगा, और जैसे एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होगा और वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड कहां से कहां आएगा बताओ जरा मुझे, एट्रिया से ब्लड कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इसको हम बेटा बोलते हैं रैपिड इनफ्लो। क्या बोलते हैं, रैपिड इनफ्लो। और रैपिड इनफ्लो कितना है, तो आप बोलोगे 70% ऑफ 70 ml, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम का कितना 70% जो होगा वो रैपिड इनफ्लो के थ्रू फिलिंग होगा। तो आप यहां पर लिख लोगे जो है आपका 70% ऑफ 70 ml ब्लड filled in ventricle by the किससे, तो आप बोलोगे रैपिड इनफ्लो। ये बात बताओ सभी को समझ में आई कि नहीं आई? हमने 70 ml ब्लड दिया, उसका 70% हमारा रैपिड इनफ्लो से फुल हो गया। बोलिए भाई, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? सर एक बार दोबारा बताना। यस सर। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये मान लो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है, डायस्टोल, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर डायस्टोल हो गया, यानी कि ये रिलैक्स हो गए। अब रिलैक्स होंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या था, ये आपका एओर्टा था, एओर्टा लगा देंगे, एओर्टा था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये तो ये आपका, ये आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होंगे,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ब्लड तो पहले से भर ही गया था इसमें, और ये हो गए थे रिलैक्स, ये हो गया खल, ये एम्पटी था। तो पहला इसमें जो ब्लड बचा था केवल 50 ml बचा था, अब हमारा 120 था पूरा, उसको मेंटेन करना है। तो 120 के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पर क्या होगा, रैपिड इनफ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, ब्लड कम तो प्रेशर कम। तो ये एबी वॉल ओपन हो गया, ये ब्लड पूरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये तो यहाँ ब्लड आ गया, यहाँ पर ये ब्लड आ गया राइट वाले में। तो ये जो ब्लड आया प्रेशर की वजह से, ये ब्लड भरा, ये कितना है जो हमने खाली किया था उसका, आप बोलोगे 70 ml दिया था हमने स्ट्रोक वॉल्यूम में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का 70% हमारा इस मेथड के थ्रू भर जाएगा वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल को भरना भी तो है ना। समझ में आई बात। बताओ भाई, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ मिलेगा अगर ये नहीं समझ में। यस सर। आप देखो जो यहाँ पर वॉल्व थे, अब एक टाइम आएगा यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एओर्टा में, क्योंकि सारा ब्लड यहाँ पर फ्लक्स किया गया था। तो ये अब क्या हो जाएंगे, ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। कौन से वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। और जब ये क्लोज होंगे तो एक वाइज आएगी, इसको बोलेंगे डब, सेकेंड साउंड डब। ठीक है, लब डब लब डब, ठीक है ऐसे। अब दूसरा देखिए इसके बाद, तो यहां पर ये कहानी हो गई। अब दूसरा देखिए 70% तो भर गया, 30% अभी भी बचा हुआ था। अब पीछे वाले में चलते हैं थोड़ा। तो वेंट्रिकल जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ खाली था, अब क्या होगा, यहां से आपका ब्लड एट्रिया, ये अंदर एट्रिया से ब्लड आ रहा है। ठीक है, एट्रिया से ब्लड आ रहा है किसमें, वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में। ठीक है 70%। अब जो आपका ब्लड बचेगा वो बचेगा 30%। 30% जो ब्लड है जो वेंट्रिकल में भरेगा वो किससे भरेगा, तो आप बोलोगे वो भरता है आपका किसके थ्रू, आप बोलोगे ये भरता है जो है किसके कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से। तो अब क्या होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड यहाँ पर आ जाएगा, भर जाएगा। तो देखिए अगले वाले उसमें यहाँ पर आप बोलोगे नेक्स्ट अगला जो होगा आपका एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, आप बोलोगे 30% ऑफ 70 ml, एनसीईआरटी सीधा लिखता है 30% ऑफ 70 ml ब्लड फील्ड बाई इसके थ्रू, तो आप बोलोगे एट्रियल सिस्टोल के थ्रू। तो पूरा ब्लड हमारा 120 ml भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, समझ में आई बात की नहीं आई। अब एक टाइम ऐसा होता है जब हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। देखो 1 2 3 4, ये एट्रियम है आपका, एट्रियम ये भी रिलैक्स है, और इधर आओ आप 1 2 3 4 ये भी रिलैक्स है। तो ये जो आपका ये यहां से लेके यहां तक का टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। यानी कि वो टाइम जब वेंट्रिकल और एट्रिया देख रहे हो दोनों रिलैक्स स्टेज में है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। और इनका दोनों का अगर देखोगे टाइम तो कितना होता है, 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल, 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल। बाकी आप बोलोगे 0.1 सेकेंड जो है ये आपका एट्रियल सिस्टोल, और 0. आप बोलोगे 3 सेकेंड आपका क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। बताओ सभी समझ में आ गया कि नहीं आया कार्डियक साइकिल। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना आपको। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ये करता है कैसे एट्रिया, तो आप बोलोगे ये यहाँ पर एसए नोड होता है ना, तो एसए नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बाकी जो आपका 30% ब्लड है वो भी क्या हो, कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये चीज बोलना चाह रहा है, समझ में आई सभी को। यस सर। अब डन एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सर लास्ट वाले में तो सर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना सर एट्रियल की। हाँ कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन से 120 ml जो था उसका 30% भर जाएगा, तो उसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के थ्रू फिलिंग। कितना नहीं सर जैसे सर एट्रियल लास्ट वाले में 0.1 सेकंड में सर एट्रियल तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सर फिर यहाँ पर ये जॉइंट सिस्टोल में क्यों आया है? जॉइंट सिस्टोल में ये थोड़े,
हाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो ये तो अलग है ना, ये तो यहां से है ना, ये ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं, ये देखो दोनों रिलैक्स हैं, तब को हम ज्वाइंट डायस्टोल बोल रहे हैं। अब एट्रिया का पूरा अगर आप देखोगे तो 0.7 सेकेंड ये रिलैक्स रहता है, लेकिन 0.3 सेकेंड ऐसा है जहां पर एट्रिया रिलैक्स तो है लेकिन वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो तो साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक रिलैक्स है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको तो हम जोड़ नहीं सकते ज्वाइंट डायस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल में जब दोनों ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होंगे तो वो 0.4 सेकेंड का है, ठीक है। यस सर, अब आ गया। आ गया ना। यस सर। क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए, इसी से इतने से क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड कौन सा होगा, लब, ठीक है, तो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, और दूसरा साउंड जो होता है डब होता है, उसका क्या होगा आपका इंटेंसिटी ज्यादा होगा लेकिन उसका ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लब डब करके आवाज आती रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईसीजी की, ठीक है। सभी को ये भाई समझ में आ गया ना, यस सर। मेहनत खराब तो नहीं जाएगी। नो सर। कार्डियक साइकिल में बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, है ना, समझ में नहीं आता इतनी आसानी से। चलो अब हम Yes, आगे sir. बढ़ अब आगे हम बढ़ते हैं, ईसीजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। सर मैंने इसे ना बुक से पढ़ के समझने की कोशिश करी सर, मेरे को समझ ही नहीं आया। क्या कार्डियक साइकिल? यस सर, मैंने सिंपल सर बुक से पढ़ने की कोशिश करी पर सर आया ही नहीं समझ। नहीं समझ में आता, बहुत मुश्किल लगता है एक साथ में सारा, बहुत खराब लिखा है, ठीक है। अब तो समझ गए होगे आराम से, कोई इशू नहीं। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। ईसीजी की बात करते हैं, ईसीजी भी कहाँ समझ में आता होगा अभी देखना। ये जो ईसीजी मेथड था एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करता है। एक बात ध्यान रखना, इट मेजर्स, ईसीजी क्या करता है, इट मेजर, मेन बात लिख रहा हूं, मेजर, इट मेजर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, इट मेजर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, इट मेजर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करता है, उसको हम ईसीजी बोलते हैं, ठीक है। कभी भी ईसीजी वेंट्रिकल और, ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी ईसीजी वेंट्रिकल और एट्रियम के सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में नहीं बताता है। क्या बताएगा, उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को बताएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ECG only technique which measure the electric activity of heart. It never can be described the contraction and relaxation of atria or ventricle. Got it? That's the point. यस सर। अब देखिए, in 1903 एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इंथोवेन। क्या नाम था, इंथोवेन। इंथोवेन ने डिटेल में स्टडी किया और उनको इसके लिए 1924 में नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। तो 1924 में नोबेल प्राइज भी मिला इनको। अब देखिए क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने एक जो है एक कॉन्सेप्ट बताया कि भाई देखिए एक ह्यूमन है कोई, और उसकी कहानी बताई इन्होंने कि क्या क्या लीड होती हैं कहाँ पर कौन सी, उनके बारे में बताया इन्होंने। तो सबसे पहले उन थोड़ा इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं लोग, इन्होंने बताया क्या। तो इन्होंने बोला कि एक ह्यूमन मान लो है कोई, ऐसे कोई ईसीजी कराया कभी, ऐसे ऐसे, तो ये इसके जो है यहाँ पर हम बोलेंगे लेफ्ट जो हैंड है उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, ठीक है, और एक वायर यहाँ पर राइट में लगा होता है ऐसे, और एक आप बोलोगे लेफ्ट साइड के एंकल पे लगा होता है, लेग में। और इन तीनों को अगर आप देखोगे तो ये ऐसे एक तरीके का क्या बना लेता है, ट्रायंगल बना लेता है, और इसी को बोलते हैं इंथोवेन ट्रायंगल। दूसरा इसकी चेस्ट पे मेडिकल लीड्स
आप बोलोगे 1 से लेके 6 तक होती है, ये चेस्ट की लीड होती है, चेस्ट में 1 से 6 लीड। और ये आप देख रहे हो ये वाली, ये तो ये आप बोलोगे आर्म पे होती है, रिस्ट पे, आर्म की रिस्ट पे। और ये आप बोलोगे लेफ्ट एंकल। ये पोजीशन याद रखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो चेस्ट में क्या है, मल्टी लीड्स, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ। अब इन्होंने इस पूरे में करंट फ्लो किया और देखा, इन्होंने हार्ट की एक्टिविटी को मेजर किया, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने एक सिंपल सा एक डायग्राम दिया ऐसे करके, पी क्यू आर ऐसे इस तरीके का एक ग्राफ आप देखे होंगे, मूवीज में दिखाते हैं, टी 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 करके बंद हो जाता है एकदम से, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अब समझते हैं, ये हमारा था P, ये हमारा था Q, ये हमारा R, और ये हमारा PQRS, और ये हमारा T। ये ऐसा ग्राफ। अब देखिए P को हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। P वेव क्या दिखाता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। PQRS क्या हमारा दिखाता है, तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और ये क्या दिखाता है, आप बोलोगे वेंट्रिकुलर आप क्या बोलोगे इसको, रीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी आप सबके पास है, खोल लो जरा एनसीईआरटी, क्योंकि वहां पे जो लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता दे रहा हूँ आपको पढ़ के, वो लाइन क्या बोल रहा है उस एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सबके पास एनसीईआरटी है, खोलिए। यस सर। यस सर। ईसीजी खोलिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पेज नंबर 286, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, you are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to monitor machine that show voltage trace on a screen and make the sound beep 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 as the patient goes into the cardiac arrest, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो वो सारी डाउन हो जाएंगी, तो पी 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 करने लगे। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जब बोलेगा तब आप बोलोगे ईसीजी है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जब बोलेगा तब वो क्या है, मशीन, ठीक है। मशीन क्या है, ये ध्यान रखिएगा बात। अगर ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ, तो वो मशीन है, और अगर ग्राम बोल रहा है तो ये ग्राफ है, ठीक है। जो फ्लो ये दिखा रहे हो आप, ये इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, इसको भी ईसीजी बोल रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, ईसीजी एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ठीक है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है केवल। तो ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी का मतलब हुआ कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो सब में एक जैसा होगा, उसकी बात कर। A patient is connected to the machine with the 3 electrical leads, one to each wrist, देखो दोनों रिस्ट में है, to the left ankle, और एक लेफ्ट एंकल में, वही लिखा है, that continuously monitor the heart activity for a detailed evaluation of the heart function, ठीक है। multiple leads are attached to the chest region, multiple leads attach है chest region पे। Here we will talk only about the standard ECG। तो ये स्टैंडर्ड ECG की बात कर रहा है। देखिए ये सब लाइंस क्या दिखा रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T, P से T तक दिखा रहा है, that correspond to a specific electrical activity of the heart। फिर क्या बोल रहा है, the P wave represent the electrical excitation or depolarization, यानी कि जो आपका एट्रिया है उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा।
लेकिन पी वेव नहीं दिखा रहा। देखिए क्या बोल रहा है, द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलेशन ऑफ एट्रिया व्हिच लीड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एट्रिया, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लिया हमने जैसे पी वेव आया तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये स्टार्ट हो गया क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट करना, इस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया। तो पी वेव एग्जैक्टली एट्रियल डीपोलराइजेशन को दिखा रहा है। ये आप बोलोगे ये जो है कॉन्ट्रैक्शन को नहीं दिखा रहा है, तो वही चीज बोलता है कि पी वेव शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन, है ना। और बोल रहा है कि the P wave represent the electrical excitation or depolation of the atria which leads to the contraction of both atria। तो इस P wave की वजह से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे atria। तो P wave क्या करेगा, it leads to, ये क्या दिखा रहा है, it leads to contraction of atria। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो आगे कह रहा है द क्यों, ये पहला पॉइंट समझ में आया सभी को नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि पी वेव का मतलब ये नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर पी वेव, बाकी अब ये ये कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देगा, यहाँ पर स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को दिखाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट हो गया था और फिर ये चला आराम से चलता जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ये दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये इतना वाला पार्ट, ये किसको दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को दिखा रहा है। फिर बोल रहा है which initiate the ventricular contraction। अब मान लो क्यों ये स्टार्ट हुआ, यहां से मान लिया हमने क्या हुआ, मान लिया हमने कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू के बाद में एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। लेकिन यहीं से क्या होगा, जो ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का बिगिनिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। क्यूआरएस क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। क्यू जैसे स्टार्ट होगा क्यू वेव, वैसे ही थोड़ा आगे बाद में देखोगे आप वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। इसका मतलब क्यू जो है वो कहीं ना कहीं बिगिनिंग ऑफ जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसको जो है कंसीडर कर रहा है। लेकिन ये भी एग्जैक्ट कहां पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ वेंट्रिकल में ये नहीं बता सकता, ये केवल ये बता रहा है कि हाँ भाई वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट वो जो है आपका क्या बोलते हैं इंपल्स जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया उसमें। ठीक है, तो ये बात लिखा, डिपोजिशन ऑफ द वेंट्रिकल व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। The T wave represent the return of the ventricle from excited to normal stage। अब देखिए वेंट्रिकल स्टार्ट यहाँ पर हुए थे कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन आप देख रहे हो ये कहां पर बोल रहा है कि टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। यानी कि यहाँ पर आके क्या होगा, आपका जो डीपोलराइजेशन था वेंट्रिकल्स का वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज से वो नॉर्मल स्टेज में जाने लगेंगे, इसी को बोलते हैं रिपोलराइजेशन। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। लेकिन सिस्टोल कहां बंद हुआ, टी वेव जब खत्म हुआ, एंड ऑफ टी वेव। तो टी वेव के एंड में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो बंद होगा। लेकिन हमको तो यही लग रहा था इस ग्राफ को देख के कि यहीं पे सिस्टोल बंद हो गया होगा कहीं ना कहीं वेंट्रिकल का, लेकिन नहीं, वेंट्रिकल का सिस्टोल देखो यहाँ बंद होगा। ठीक है, और रिपोलराइजेशन कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा टी। समझ में आई बात? सर हाँ, सर पी वेव से मतलब कि वहां से स्टार्ट होगा डिपोलराइजेशन, और जो आर वेव्स और ये क्यू एस है वहां पे पीक जाएगा उसका हाई पीक। और हाँ, जो तो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को दिखा रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। टी वेव पे एंड हो जाएगा इसका। हाँ, अब देखो अगर हम क्यूआरएस को काउंट कर लें, ये जीरो पूरा, ये पूरा पार्ट कितना है, एक कार्डियक साइकिल का दिखा रहा है, तो 0.8 सेकंड होगा कि नहीं। तो अगर हम 1 मिनट में इन क्यूआरएस के काउंट कर लें तो आप काउंट इनको करके बता सकते हो कि पल्स रेट क्या है। तो वही आगे पैराग्राफ में लिखता है, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of individuals since the ECG obtained from different individuals have regularly the same shape for a given lead configuration. Any deviation from the shape indicate a possible abnormality of disease, hence it is of great clinical significance। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है?
यस सर। पक्का? यस सर। इससे कोई डाउट तो नहीं है? सर पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब बेटा क्या होता है ना, ये आप इम्पल्स कंडक्शन पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। यहाँ पर होता है कैसे, मान लो नर्व है या कोई मसल है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये रीपोलराइजेशन होने लगता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में जाने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। हो गया? यस सर। चलो तो भाई 2 बड़े बड़े टॉपिक आपको पढ़ा दिए, टाइम भी हो गया, और देखते हैं फिर, ठीक है? अगली क्लास में क्या रिवीजन करोगे आप लोग? बोलो बच्चा लोग। प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी डाउट भी हो तो रखिएगा। ओके सर। सर कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे? एनिमल किंगडम ही? एनिमल ही करवा देते हैं। सर उसकी ओके वेटेज सर। ठीक है बेटा, सर। बाय बाय, गुड नाइट। सर। हाँ बेटा। सर एनिमल किंगडम की वेटेज कितनी है? 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। सर ओके नेक्स्ट सर। क्लास में एक बार लोकोमोशन वाला चैप्टर रिवाइज करा दीजिएगा। अरे बिटिया ठीक, करवा देंगे। ठीक है भैया, करवा देंगे, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम बेटा, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय।